संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद की गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संसद का गठन। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन, पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्र अवसान करता है। लोकसभा को विघटित कर सकते हैं जब संसद का सत्र न चल रहा हो। वह अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन्स निचली सदन से मिलकर बनती हैं। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचली होता है। सीनेट ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचले सदन होता है। अमेरिका में अपने ऊपरी सदन और निचली सदन होते हैं, उसका अलग अलग संविधान होता है। जिस प्रकार हमारे देश में संघ में जो संविधान है वही हम स्टेट में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ अलग अलग, मतलब वहाँ का दोहरी नागरिकता होता है। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, वही दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता। दोनों सदनों की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। पहला, राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों को सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा में 1 सदस्य हैं। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। तो मतलब वहाँ, हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 200 सीट हैं, तो प्रत्येक राज्य को 2 सीट प्राप्त हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में संघ
राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। 7 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 2 दिल्ली व पुदुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य 5 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामी सदस्य नहीं होता। लोकसभा की संरचना। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधि। संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्रों के अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों का या नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता था। वर्तमान में एंग्लो इंडियन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए थी, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा की चुनाव प्रणाली। लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध बनाए हैं। पहला, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। संक्षेप में, संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। जनसंख्या से अंतिम जनसंख्या की गणना से है। इसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। राज्य को लोकसभा स्थानों का आवंटन व प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर इस प्रतिबंध को 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्ष यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं संयुक्तिकरण कर सकती है। बाद में 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। आरंभ में यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया गया था, 1960 तक। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 95 संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति की समस्याओं को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया, समान सीटों की तरह। 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व न अपनाना। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने को आधार बनाया गया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरे शब्दों में यह अल्पसंख्यकों छोटे समूह के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिलता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार हैं, जिनके नाम हैं एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया। यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान में 2 कारणों से नहीं अपनाया गया। पहला, मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया जो कि जटिल है, समझने में कठिनाई, क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है। बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। यह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती। यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करता है। यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। दोनों सदनों की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं।
संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पद अवधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पद अवधि 6 साल की होनी चाहिए। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पद अवधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया। लोकसभा की अवधि। राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्यतः पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय से विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। संसद की सदस्यता। अर्हताएँ। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अपने शपथ में वह सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का, लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएँ निर्धारित की। पहला, उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। निर्भरताएँ। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर यदि वह विकृत है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है। यदि वह घोषित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभी स्वीकार किए हुए हैं। यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य अर्हताएँ निर्धारित की है। पहला, वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो। उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदी कर अर्हताएँ नहीं है। वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो। उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो। वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंधक निदेशक के पद पर न हो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो। उसे इनमें छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार और संलिप्त न पाया गया हो। किसी सदस्य में उपरोक्त अर्हताएँ संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए। दल बदल के आधार पर निरर्हता। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के निरर्हता ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निरर्हन कराया दिया जा सकता है। पहला, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग कर देता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। अगर निर्दलीय चुना गए सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति पाब्लिक अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। स्थानों का रिक्त होना। पहला, दोहरी सदस्यता। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीट रिक्त हो जाती हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर 14 दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। निर्भरता। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निर्भरता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यह विनिर्दिष्ट निर्भरता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निर्भरता में दल बदल भी शामिल है। पद या कोई भी सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना स्थान त्याग कर सकता है। त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्याग पत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं किया गया है या वास्तविक नहीं है। अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता। अन्य स्थितियाँ। किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है। पहले यदि न्यायालय द्वारा उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। अगर कोई निरर्ह व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे मुद्दे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। शपथ या प्रतिज्ञा। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञा में संसद सदन प्रतिज्ञा करता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुत्व व अखंडता को छुड़े रखूंगा, कर्तव्यों की श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं ले लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और न ही मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकारों और मुक्तियों का भी हकदार नहीं होता। निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बढ़ता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माने भरना होगा। शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता या वह सदस्यता के लिए अर्हता नहीं रखता है, उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। वेतन और भत्ते। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके पेंशन का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देता है। 1954 में संसद ने सदस्यों का वेतन और भत्ते अधिनियम बनाया। 2010 में संसद ने सदस्यों का वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 प्रति माह, दैनिक भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये, कार्यालय भत्ता 20,000 से 45,000 रुपये प्रति माह कर दिया। वर्तमान में
उपराष्ट्रपति का वेतन जो 4 लाख है, इसी संसद सदस्य का 1976 से सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार हो गए। इसके अलावा उन्हें यात्री सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन खर्च, चिकित्सा आदि सुविधाएं मिलती हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के या सभापति के वेतन और भत्ते भी संसद निर्धारित करते हैं और भारत की संचित नीति पर आधारित हैं और वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। 1953 में संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख प्रति निर्धारित किया गया, जो कि 2018 में 4 लाख हो गए हैं। उसी प्रकार संसद के पदाधिकारियों, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकारी हैं जो दर संसद सदस्यों के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा संसद का प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति सहित दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी है। पूरे कार्यकाल के लिए प्रतिदिन जिस दर पर संसद सदस्यों को देय हैं, साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति को छोड़कर को उसी दर पर चुनाव क्षेत्र भत्ता देय हैं जो दर संसद सदस्यों पर लागू है। उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता उसी दर पर प्राप्त होता है जो दर कैबिनेट मंत्री को दिए हैं, 2000 रुपये प्रति माह। उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति जो न्यायिक भत्ता मिलता है और राज्य मंत्री को देय दर के बराबर होता है। संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन एवं पद अवधि। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्यों को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों से समाप्त हो सकता है। पहला, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष द्वारा पद त्याग करे। तीसरा, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटाए। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचनाएं न दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित होता है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। भूमिका, शक्ति और कार्य। अध्यक्ष लोकसभा उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है और संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि उससे अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियाँ व कर्तव्य निम्नलिखित हैं।